आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए फिर से एक नई श्रृंखला, एक नई क्वेश्चन सीरीज जो आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण की मॉक टेस्ट सीरीज जो आपकी चल रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये सीरीज है ये सभी भाई बहनों के लिए निःशुल्क है, पूर्णतः निःशुल्क है। इससे पहले जो सीरीज चली वो भी निःशुल्क थी, प्लस इसकी पीडीएफ भी निःशुल्क है। आप हमारे टेलीग्राम जो बना हुआ है ये अकाउंट एग्ज़ाम नगरी सर्च करिए टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण के क्वेश्चन की बेहतरीन श्रृंखला मिलेगी। अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टीजीटी हो या केवीएस टीजीपीटी हो या पीआरटी केवीएस हो, या हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें वीडियो री एग्ज़ाम है, आरओ एआरओ है, या फिर बीईओ भर्ती है जिसमें हिंदी बहुत ही अच्छे मार्क्स पे आती है, जैसे वीडियो में 50 नंबर की, और उसमें आप देख सकते हैं, या वीडियो री एग्ज़ाम में, या फिर टीजीटी पीजी एलटी गेट, या किसी भी राज्य स्टेट की टीजीटी पीजीटी हो, आप सभी के लिए ये श्रृंखला, ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए या आने की संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो हमारे नए भाई बहन हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आशा है आप सभी ने बेल आइकन दबा दिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि बहुत से छात्रों में सुनने में आता है सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आया और हमें नहीं पता चला कब क्लास निकल गई, या फिर कोई ऐसी जानकारी हम तक नहीं पहुंच पा रही। उसका कारण यही कि आप लोग सब्सक्राइब बटन को दबाना भूल जाते हैं और बेल आइकन को। तो ये दोनों आप दबा लीजिए, सब्सक्राइब बगल में है बेल आइकन, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट सीरीज जो होगी ये आपको व्याख्या प्लस आंसर सभी चीज़ों को ख्याल में रखकर, मतलब एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 6 से 7 प्रश्न, 6 से एक प्रश्न में 6 से 7 प्रश्न बनेंगे, और हम आपको बताएंगे कैसे बनेंगे। उससे पहले आप सभी भाई बहन जब क्वेश्चन श्रृंखला समाप्त हो जाए तो एक होमवर्क क्वेश्चन होता है एसडब्ल्यू, उसको जरूर उसका आंसर दिया करिए। जैसे कल का मैंने पूछा था आपसे कि तुलसीदास किस राजा के समकालीन थे, तो आप सभी ने नहीं दिया, ठीक है। उसका उसका आंसर आप सभी को देना था, ठीक है। और जितने मैं क्वेश्चन कराऊं, जैसे मैंने 15 क्वेश्चन कराए, तो आप 15 में कितने सही किए ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और क्लास कैसी लगी ये भी, ठीक है। अवहट भाषा से क्या तात्पर्य है, मतलब अवहट भाषा कौन सी भाषा है? ग्रामीण अपभ्रंश या ग्रामीण अपभ्रंश या ग्रामीण प्राकृत या परनिष्ठ अपभ्रंश या परनिष्ठ प्राकृत। तो अवहट भाषा जो है ग्रामीण अपभ्रंश से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। अवहट भाषा से तात्पर्य यह है कि यह ग्रामीण अपभ्रंश से है। अपभ्रंश भाषा के परिवर्तित रूप के विद्वानों ने अवहट भाषा कहा है, मतलब अपभ्रंश भाषा के परिवर्तित रूप को विद्वानों ने अवहट भाषा का अपभ्रंश कवियों ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। कवियों ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। अगर पाउंचरी में स्वयंभू कवि ने अपनी कथा की भाषा को देसी बताया है, मतलब पाउंचरी में स्वयंभू ने अपनी कथा को कौन सी भाषा बताया है, तो देखिए क्वेश्चन मतलब आप कहेंगे देसी भाषा, और विद्वानों ने अवहट भाषा को कौन से कहा है, तो देसी भाषा कहा। किस रूप को बताया, तो उसकी पर्वतीय रूप को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। जब तक अपभ्रंश लोक भाषा रही इसको देसी भाषा कहा जाता था। तो अपभ्रंश जब तक लोक भाषा रही तो इसको क्या कहा जाता था, तो आप कहेंगे देसी भाषा। देखिए क्वेश्चन कैसे पुट अप हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने मानस की भाषा को अवधि न कहकर भाषा कहा, ठीक है, अवधि न कहकर सिर्फ भाषा कहा। तो विनय पत्रिका कल मैंने बताया था इनकी किस में लिखी है, अवधि पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप सभी से, आशा है आप सभी इसका आंसर देंगे, आपको हम समय भी देंगे। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, और किसने लिखा था, ये आपके लिए
अभी ये किसने लिखा था, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आप सभी इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा था, ये किस में लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है टीजीपीएससी एग्जामों में, ठीक है, और अन्य एग्जाम में। तो आपसे आशा है आप सभी लोग इसका जरूर आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था? जल्दी इसका आपको 1 सेकंड का समय है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और इसका कमेंट जरूर दे दें। हाँ, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। तो शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, ठीक है। चलिए सभी ने इसका आंसर मेरे ख्याल से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। देखिए, जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो लिखा गया था, ये फ्रेंच भाषा में लिखा था। किसने लिखा था? गार्गा दत्तासी। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदी साहित्य के लेखन का सबसे पहले प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्गा दत्तासी को ही समझा जाता है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इत्वार, और पहला इन्होंने फ्रेंच भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा था? इत्वार द लित्योर इंदोई हिंदुस्तानी, ठीक है, ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण क्रमानुसार है। तो अगर पूछ सकता है कि पहला, देखिए कि इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन, देखिए हिंदी साहित्य का पहला अभी आपने बताया फ्रेंच भाषा में लिखा गया, और किसने लिखा? दूसरा क्वेश्चन बना गार्गा तासी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो आप कहेंगे त्वर द ला लित्योर हिंदुस्तानी, ठीक है। आप पूछ लित्योर हिंदुस्तानी किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। घुमा फिरा के इसी क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं। दिया गया इसका प्रथम भाग पूछ सकता है कब हुआ, तो 1839 से, तथा द्वितीय भाग पूछ सकता है तो 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1871 ईस्वी में इसका दूसरा मेरा यही व्याख्या डालने का पर्पज़ है कि मैं अगर आपको 10 क्वेश्चन कराऊं तो कम से कम आपके, अगर 10 क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन और हो जाए, 100 क्वेश्चन करीब आप करें। मेरा इसी वजह से व्याख्या डालने का तात्पर्य था। 1871 ईस्वी में दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें 3 खंडों में, तो पूछ सकता है कितने खंडों में विभाजित हुआ, तो 3 खंडों में विभक्त करके पर्याप्त संशोधन परिवर्धन किया गया। जब क्लास खत्म हो तो आप जरूर अपने नंबर टाइप करिए, कितने आपके नंबर मिले, और प्लस क्लास कैसी रही ये भी बताइए, ठीक है, क्योंकि आप ये प्रतिदिन क्लास चलती है डेली, आप जानते हैं। पहले इसका 3 बजे समय था, अब थोड़ा सा समय की होकर थोड़ा सा आगे पीछे हो रही, नहीं फिर ये 3 बजे अपने कंटिन्यू समय पर स्टार्ट हो जाएगी। हिंदी का पहला पत्र उदत मार्टन की प्रकाशन भूमि क्या थी, मतलब कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस, ठीक है, बताइए। चलिए बताइए कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस, जल्दी से बताइए। आपके पास 1 सेकेंड का समय है, जल्दी इसका आंसर दे दिए। कि हिंदी का पहले देखिए क्वेश्चन बनता है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? एक क्वेश्चन में आपने कहा उदत मार्टन। अब ये प्रकाशित कहाँ से हुआ था? आपने कहा कलकत्ता, ठीक है, इसका राइट आंसर कलकत्ता है। किसने प्रकाशित किया? पंडित जुगल किशोर ने, ठीक है। कब? 31 मई, इसी दिन पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 31 मई को, ठीक है। पंडित जुगल किशोर आता है। क्वेश्चन कहाँ के रहने वाले थे? तो आप कहेंगे कानपुर। देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो यहीं बन गए, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी का पहला पत्र उदत मार्टन की प्रकाशन भूमि कलकत्ता की थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1826 में हुआ था। यह साप्ताहिक पत्र था। पूछता है उदत मार्टन कैसा पत्र था, तो आप बताएंगे साप्ताहिक पत्र था, सप्ताह में आता था, और हिंदी का पहला था, ठीक है। इस पत्र का उद्देश्य जनता में जागरण और सुधार की भावना उत्पन्न करना था। इस पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के राजद्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार, जो राजा के नाम से, राजद्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं। ऑप्शन है, आप सभी को उसका आंसर देना है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। तीसरा है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। चौथा इनमें से कोई नहीं।
जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का कि हिंदी साहित्य इतिहास में राजोद्योग के नाम से विख्यात 2 रचनाकार थे, उनका आंसर जल्दी से दे दीजिए। आपके पास 1 सेकंड का समय है, इसका जल्दी दीजिए, उसके बाद इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका तीसरा आंसर है, थोड़ा सा इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, कई क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपके। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजोद्योग के नाम से विख्यात 2 रचनाकार राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा लक्ष्मण सिंह विशुद्ध हिंदी के समर्थक थे। पूछ सकता है राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के, तो विशुद्ध हिंदी के समर्थक थे। उन्होंने हिंदी और उर्दू को न्यारी बोलियां कहा तथा यह आवश्यक नहीं कि अरबी फारसी के शब्दों को बिना हिंदी ना बोली जाए। उन्होंने कालिदास के अनेक ग्रंथ, तो पूछ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, टीजीटी पीजीटी में आया है, या शिक्षक भर्ती में भी आया है, या एडेड विद्यालय भर्ती में भी, मतलब ये कई भर्तियों में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल की हो चाहे सुपर टेट हो, कि पूछा गया कि उन्होंने कालिदास के अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया है, जिसमें है कालिदास के अनेक ग्रंथों जिसमें मेघदूतम, शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम आदि। तो अभिज्ञान शकुंतलम तो यहाँ से आपके हम और बता देते हैं कि संस्कृत साहित्य भी इसमें है। मेघदूतम ये गीत नाट काव्य किसका है, कालिदास का है। अभिज्ञान ये इनके द्वारा अनुवाद किए गए हैं, तो कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम ये इनका नाटक है, 7 सर्ग है इस पे। रघुवंशम महाकाव्य है, इक्ष्वाक वंश के राजाओं का वर्णन, श्री रामचंद्र के पूर्वजों का वर्णन है, ये महाकाव्य है, इसमें 19 सर्ग है, ठीक है। चलिए, और हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कालिदास के कौन कौन से राजा लक्ष्मण सिंह जी ने कालिदास के कौन कौन से ग्रंथों का, जैसे मेघदूतम, शकुंतलम, रघुवंश आदि का अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत किया। तो पूछ सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया, मेघदूत का किसने किया, या रघुवंश किसने किया, तो आप कहेंगे राजा लक्ष्मण सिंह ने किया, ठीक है। राजा शिव प्रसाद ने प्रारंभ में हिंदी का प्रयोग किया, परंतु सरकारी अधिकारियों के प्रभाव से उनका झुकाव उर्दू या उर्दू मिश्रित हिंदी की ओर गया। आगे चलकर वे उर्दू के ही पक्षपाती हो गए और प्रारंभिक ग्रंथ मानव धर्मसार, योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार, भूगोल, हस्तामलक, वामन मनरंजक, आलसियों का कीड़ा, विद्यांकुर, राजा भोज का सपना, ये सब किनके हैं, राजा लक्ष्मण सिंह के, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आलसियों कीड़ा, विद्यांकुर, राजा भोज का सपना आदि की भाषा संस्कृत मिश्रित हिंदी है, ठीक है। वहीं परवर्ती ग्रंथों का इतिहास, तिमिरनाशक, बैताल पक्षी आदि की भाषा उर्दू है, ठीक है, आज की भाषा उर्दू है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंददास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन हैं? चलिए बताइए, वृंदालाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, तीसरा अमृतलाल नागर, या चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सभी के पास 1 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कैसी रही श्रृंखला, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, कैसी रही क्लास, ठीक है। चलिए, आप सभी ने, आशा सभी ने कमेंट कर दिया होगा। तो आनंददास पोथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इसके लेखक हैं। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं इनके कौन कौन से ग्रंथ है, क्या है, तो पढ़ लेते हैं। अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर जरूर दे देंगे। देखिए, जिन्होंने हमारी पिछली क्लासें ली थी वो सभी क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देंगे, क्योंकि इससे पहले हमने पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, फिर हमने पढ़ा आदिकाल, आदिकाल के बाद हमने पढ़ा भक्तिकाल, रीतकाल, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, छायावाद, आधुनिक काल, मतलब हमने हिंदी पूरा टॉपिक वाइज पूरा हमने हिंदी साहित्य पढ़ा और एक एक क्लास ली और फिर उसके मॉक टेस्ट कराए। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में और ले सकते हैं क्लासें, बिल्कुल निःशुल्क हैं। बहुत ही आनंद आ जाएगा, पूरे उपन्यास
पूरी कहानियाँ, एकांकी, रिपोर्टाज, आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी किस काल में किस कवि ने क्या लिखा। मतलब बहुत ही सरल ढंग से मैंने पढ़ाया है, आप जाकर पूरा ले सकते हैं और अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और ये श्रृंखला तो आपके लिए चल ही रही है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रामदास पोथा का शीर्षक उपन्यास लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह द्विवेदी जी का चौथा उपन्यास है, जिसे रैको आख्यान भी कहा गया। तो रैको आख्यान किसको कहा गया? आनंददास पोथा को। क्वेश्चन ये बनता है, रैको की कथा छंदो उपनिषद से आई। आनंददास का पोथा में औपनिषदिक ज्ञान की चर्चा की गई है। द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा भी लिखा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बाणभट्ट की आत्मकथा किसने लिखा है? तो अगर बाणभट्ट के बारे आ जाए तो हर्षचरित किसने लिखा? बाणभट्ट ने। कादंबरी किसने लिखा? बाणभट्ट ने। अगर आ जाए बाणभट्ट की आत्मकथा किसने लिखा है, तो आप कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्र लेख किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्वा और आनंददास का पोथा, सभी में गहराइयों से रोमानियत विद्यमान है। द्विवेदी जी ने परंपरागत सामाजिक बंधनों को तोड़कर स्वच्छंद मानवती मूल्यों की प्रतिष्ठा करके अपने रोमानी झुकाव का परिचय दिया। द्विवेदी जी युग जीवन में परिवर्तन के साथ सामाजिक वर्जनाओं में शिथिलता आने पर यह प्रवृत्ति स्पष्ट होकर मनोवैज्ञानिक यथार्थ और सामाजिक यथार्थ के अंतराल में प्रभावित होने लगती है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। हमने द्विवेदी जी के सभी ग्रंथों के जो जो इम्पोर्टेंट है सभी को लिए, सभी के बारे में आपको बताएं। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप जरूर मिस न करिएगा, उसका आंसर दीजिएगा। अगर आपको बहुत बड़े में पढ़ना है तो आपके लिए फ्री क्लासेस है, प्लेलिस्ट पे जाइए, पढ़िए, फिर आप करें यहाँ पर आप मॉक टेस्ट दीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन ग्रहण किया गया था। 1900 ईस्वी में, दूसरा 1903 ईस्वी में, या तीसरा 1907 में, या चौथा 1909 ईस्वी में। तो जल्दी से इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा, चैनल को लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया। जिन भाई बहनों ने अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। देखिए 1903 इसका राइट आंसर है। 1900 आचार्य महावीर प्रसाद, व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार 1930 में ग्रहण किया गया था। 1903 में ग्रहण किया गया था, 3 में ग्रहण किया गया था। इन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक, पूछता है कब से कब, तो 1903 से 1920 7 साल पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने संपादन काल में सरस्वती निरंतर उन्नतशील रही। सरस्वती का महत्व 3 दृष्टियों में से एक तो इसके माध्यम से हिंदी भाषा का परिष्कार हुआ और हिंदी वाक्य रचना एवं पद विन्यास एक रूपता लाने की चेष्टा की गई। दूसरे, इसकी प्रेरणा से हिंदी में अनेक लेखक और कवि प्रतिष्ठित हुए। तीसरे, इसी के माध्यम से हिंदी की नवीन गद्य विधाओं का विकास का पथ प्रशस्त हुआ। 1920 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती से अलग हुए और साथ ही सरस्वती का प्रभाव भी क्रमशः क्षीण होता गया। तो 1920 के बाद 1903 से 1920 तक सरस्वती अपने उन्नत कगार पर पत्रिका रही, लेकिन 1920 से जैसे द्विवेदी जी अलग होते हैं वो क्षीण होती जा रही, उसका प्रभाव कम होता चला गया। समझ रहे हैं? तो पूछ सकता है कब से कब, तो 1903 से 1907 तक वो अपने अच्छे समय पे मतलब रही। फिर 1920 के बाद वो धीरे धीरे उसका महत्व कम होता चला गया। नीला चांद के उपन्यास के लेखक, तो नीला चांद के उपन्यास के लेखक आपको बताना है रंगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं। आप सभी के पास 1 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, फिर हम आपको इसका आंसर बताते हैं। तो चलिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, इसका नीला चांद के उपन्यास का आंसर, इसका राइट आंसर चौथा है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है चौथा, इनमें से कोई नहीं। इनके लेखक कौन है नीला चांद के, तो व्याख्या देख लेते हैं। नीला चांद जो है, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह नीला चांद के लेखक हैं। विकल्प में ना होने के कारण प्रश्न इसमें उत्तर कोई नहीं होगा, जो बताया गया है विकल्प में ये उत्तर नहीं है, तो इसके लेखक हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए, यह एक इनका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1988 ईस्वी में हुआ। इसे
1960 1060 ईस्वी काशी के पुराने पूछा जाए तो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1988 में हुआ, नीला चांद का। ठीक ठीक है। और किसने किया? शिव प्रसाद सिंह ने। तो 1060 ईस्वी में काशी को उसके पूरे सांस्कृतिक संदर्भ में मूर्त किया गया। जब नीला चांद के बाद आपके 3 ऐतिहासिक उपन्यास जब 160 ईस्वी में काशी रही होगी तो उसके सांस्कृतिक जो संदर्भ तब रहेंगे ईस्वी में, उसको इस पर मूर्त किया गया है जब काशी 1060 ईसा पूर्व पहले रही होगी, तो वो सब इसमें आपको देखने को मिल जाएगा अगर नीला चांद पढ़ेंगे तो। ठीक है। नीला चांद के बाद आपके 3 उपन्यास, कुहरे में युद्ध 1992, ये भी उन्हीं का है। दिल्ली दूर है, ये भी है। ठीक है। शिव प्रसाद सिंह का दिल्ली दूर है, ये भी उनका है। कुहरे में युद्ध 1992 में प्रकाशित हुआ। दिल्ली दूर है 1993 में प्रकाशित हुआ। वैष्णव 1996 में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त और इनके भी उपन्यास है, जैसे अलग अलग वैतरणी, बहुत बार पूछा गया है, 1967 में प्रकाश हुआ है इनका। गली आगे मूर्ति 1974 में। मंजू निशा, अलग अलग वैतरणी याद कर लीजिए। मंजू सीमा 1990 और औरत 1993 में प्रकाशित हुआ है। कोहरे में युद्ध 1992 और औरत 1993 में। ठीक है। तो इतना देखिए, एक क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हमने कराया इसमें नीला चांद, इसमें हमने कम से कम आपको 10 नहीं तो कम से कम 15 क्वेश्चन के आंसर बता दिए अलग अलग कर देखिए। हर का प्रकाशन और हर इनके उपन्यास अलग उपन्यास। ठीक है। मात्र कहने को 10-12 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन कम से कम 150 क्वेश्चन के बराबर रहते हैं। तो ये सभी हमारे भाई बहनों के लिए निःशुल्क क्लास है, क्योंकि एग्जाम नगरी ने ठाना आपको सिलेक्शन दिलाना है। कोई पैसा नहीं, कोई निःशुल्क, सब ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए। बस आप शेयर करती रहिए, लाइक करती रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, इसको बढ़ाते रहिए कि बहुत से लोगों को फायदा पहुंचे। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, आकविता, प्रयोगवाद या समकालीन कविता? आपके पास 1 सेकंड का समय, जल्दी से कमेंट बॉक्स कमेंट कर दीजिए, जाइए जल्दी से करिए। ठीक है। चलिए। तो कल एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, कि मैंने आपको बताया था कि मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। ठीक है। तो आपने पद्मावत पढ़ी थी। पद्मावत अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन से कवि थे जिनको तोतिया हिंद कहा जाता है? तो अमीर खुसरो ऐसे कवि हैं जो 3 से 4 मुगल बादशाह के समकालीन रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो नागार्जुन किस काव्यधारा कवि है? आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा। तो ये है प्रगतिवाद। फर्स्ट आंसर इसका सही है। ठीक है। आप सभी ने आशा है सही राइट आंसर दिया होगा। जिन्होंने पढ़ा है, क्लास पहले ली है, 134-35 क्लास हो गई हैं। आप सभी जाकर ले सकते हैं निःशुल्क है। जिन्होंने ले रहे वो तुरंत इसका आंसर तुरंत बताएंगे। ठीक है। नागार्जुन प्रगतिवाद काव्यधारा कवि हैं जिनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्रा है। हमेशा मैं कहता हूं कि उप टाइटल जरूर पढ़ा करिए। कभी पूछा जा सकता है नागार्जुन का असली नाम क्या है, पूछ सकता है, तो आप कहेंगे वैद्यनाथ मिश्रा। काफ़ी बार आ सकता है, जैसे हीरानंद सत्यनारायण वात्स्यायन का पूरा नाम। तो आप सभी को इन सबको भी आना चाहिए। साहित्यिक क्षेत्र में इन्हें बाबा के नाम से जाना जाता था। मैथिली में ये यात्री नाम से लिखते थे। तो जैसे प्रेमचंद पहले नवाब नाम से लिखते थे, जैसे मैथिली में ये यात्री नाम से लिखते थे। नागार्जुन की कविताएं युगधारा 1953 बहुत बार पूछी गई है। सतरंग पंखों वाली 1959 ईस्वी। प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था 1980। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980। हजार बाहों वाली 1981 आदि में संग्रहित है। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं प्रेत का बयान, काली माई, अकाल और उसके बाद, बहुत बार पूछा गया अकाल उसके बाद और काली माई। आओ रानी हम ढोए पालकी, वे और दुख मोचन, कुंभीपाद, नई पौधा, चेहरे नए पुराने, हीरक जयंती, इमरतियाँ, अनुवाद, मेघदूत। एक मेघदूत था, मैंने आपको बताया था, कालिदास का गीत नाटका जिसमें यक्ष सितारा विरह है। गीत तुम, पाषाणी, सिंदूर, तिरांकित, वो संस्कृत साहित्य में है कालिदास का।
झील रविंद्र के प्रति, टेंशन लीजिए, जब ऐसे ऑप्शन आएगा तो उस पर कालिदास नहीं होंगे, या फिर इन्हीं का नाम होगा, नागार्जुन का, बैजनाथ मिश्रा जी का। तुम पाषाणी, सिंदूर तिलंकित, झील, रविंद्र के पति, उपन्यास, इनके उपन्यास देख लेते हैं। रथ की चाची पूछ सकता, रथ की चाची उपन्यास, एकांकी, रिपोर्टाज है, कहानी है, तो आप कहेंगे उपन्यास है। ऐसे भी क्वेश्चन आजकल बनते हैं नए पैटर्न में। तो इनके उपन्यास रतिनाथ की चाची, बलचनमा, वरुण के बेटे गोविंद, विद्यापति, पदवावली। तो बहुत बार पूछा है विद्यापति पदवावली किसका है, तो नागार्जुन। नागार्जुन कौन, बैजनाथ मिश्र। सिंह के द्वार में समास है, बहुत बढ़िया। हमेशा मैंने आपको समास इतना बढ़िया पढ़ाया है, हर बार एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप लिए करूँगा, डेली करूँगा कि हमेशा क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा पढ़ जाए, समझ में आ जाए। देखिए ये सिंह द्वार, सिंह का द्वार, ठीक है। तो सिंह का द्वार हो गया, तत्पुरुष हो गया। तत्पुरुष किससे चलता है, कारक विभक्तियों से। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है। तो इसमें का आया है, का की के, ठीक है, सिंह का द्वार। तो इसमें तत्पुरुष हो जाए, क्योंकि तत्पुरुष कारक से चलता है। कर्मधारय है, तो कर्मधारय होता है, जैसे महात्मा आ जाए, महान है जो आत्मा, ये कर्मधारा है। जैसे निरोत्पम संस्कृत में, ठीक है। अव्यय भाव समास, जिसके आगे अव्यय लग जाता है, जैसे यथा, शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा लग गया, के अनुसार जिसमें आ जाए, के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है। जिसमें यथा लग जाए मतलब अव्यय लग जाए आगे, या जिसमें उपसर्ग लग जाए, अव्यय भाव, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा, तत्पुरुष समास है सिंह का द्वार, ठीक है। चलिए, सिंह के द्वार में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, इसका प्रथम पद बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है। इसके विग्रहकर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष विभक्तियां लगती है। प्रश्न, सिंह का द्वार, सिंह का द्वार, सिंह का द्वार संबंध तत्पुरुष समास, बोला ना, काकी के संबंध, ठीक है। तो इसमें ऐसे उदाहरण दिया है, मैंने आपको बता दिया। चलिए, अपनी केवल धार काव्य संकलन, चलिए एक मिनट, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पहला विकल्प है एक केदारनाथ अग्रवाल, दूसरा विकल्प केदारनाथ सिंह, तीसरा सर्वेश्वर दया सकना, चौथा अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार। आपके पास 1 सेकंड का समय, बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। देखिए आगे आगामी एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिन्होंने पूरी टीजीटी, पीजीटी या टिकट हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण क्लास नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट में वो जा सकते हैं, ले सकते हैं। तो देखिए, अपनी केवल धार ये अरुण कमल जी की है। आशा है आप सभी ने यही राइट आंसर दिया होगा। जिन्होंने नहीं दिया है वो आंसर देख लें और इसको याद कर लें। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो वो अपना राइट आंसर दें। अपनी केवल धार काव्य संकलन, रचनाकार अरुण कमल है। इनकी रचनाएं अपनी केवल धार 1980 में आई, साबूत 1985 में, और साबूत भी नहीं की है। नाई इलाके 1996, ग्रह 3 आदि हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देते हैं, राहुल संस्कृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये अन्वेष कोई नहीं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की कथा है, ठीक है। राहुल संस्कृत्यायन पूछा तो राहुल सत्यायन की दूसरा नंबर मेरी जीवन यात्रा है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। इसमें राहुल संस्कृत्यायन की आत्मकथा का नाम मेरी जीवन यात्रा। यह आत्मकथा 5 खंडों में प्रकाशित हुई है। पूछ सकता है कि मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृत्यायन की कितने खंडों में? आप कहेंगे 5 खंडों में क्वेश्चन आ सकता है। प्रकाशित हुई, इसके विभिन्न कालखंडों राहुल संस्कृत्यायन के जीवन काल के यह 63 वर्षों का प्रमाणिक ब्यौरा प्राप्त है। किनके? राहुल संस्कृत्यायन के 63 वर्षों का पूछ सकता है। कितने? 63 वर्षों। इस आत्मकथा के पहले 2 खंड जीवन काल 1946-1947 में इन्हें प्रकाशित किया हुए। शेष प्रकाशन उनकी मृत्यु के उपरांत 1967 ईस्वी में हुआ। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 आत्मकथा, यह हरिवंश राय बच्चन की मैंने बता दिया है। अन्य आत्मकथाएं नीड़ का निर्माण है, फिर 1970, बसेरे दूर 1977 तथा 10 द्वार से सोपान तक 1965 4 खंडों में प्रकाशित हुई है, ठीक है। यथार्थ घुमक्कड़ जिज्ञासा
किस कवि की है, कमेंट में किस लेखक की, कमेंट में जरूर कमेंट करें। ठीक है। यहाँ से ये आज के प्रैक्टिस सेक्शन समाप्त होता है। आप सभी से आता है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा कि जब भी क्लास होगी आपको सूचनाएं मिल जाएंगी। इसमें आपको समान अध्ययन की क्लास होती है, प्लस विद्यार्थी जीवन से हिस्से जुड़ी सभी सूचनाएं आपको दी जाती है, चाहे रिजल्ट हो, भर्ती हो या आंसर की हो। उसके अलावा कई क्लासेस चलती हैं जिसमें टेट की, सुपर टेट की है। ठीक है। आप सभी से आशा है कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में कैसी क्लास लगी और जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।